हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो फाइनली रीट मेंस की आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की। और हम अपने पेपर को मिलाएंगे इस आंसर की से। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोशल साइंस से। सोशल साइंस के पेपर में हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता। यह प्रश्न था कि किस जिले से जो सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो नहीं गुजरता। तो इसका बोर्ड ने जो आंसर माना है वो है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 2, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी दिल्ली माना गया है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पे है? दिल्ली में है। राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कियो जावे है। तो पहेली ना काई के वहाँ पा, तो देखो पहले ना आपा पहले भी बताया हा कि आरडी के वहाँ, और बोर्ड भी आई बात मानिए कि पहले आरडी कियो जाए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या बिल्कुल जयपुर में है, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था सुमेलित नहीं है, तो क्या होगा? न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी प्रश्न नंबर 4 में यानी जनगणना वाले प्रश्न में न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर मार्क किया, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे कौन सा कवि है जखारी भक्ति और चमत्कार सुवजह सु लोग बाने परमेश्वर के समान बतावे? तो परमेश्वर के समान कौन ने बतावे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बराहट ईसरदास को माना गया है। किसे माना गया है? बराहट ईसरदास को। वैसे हमने अपने आंसर की में ऐसे सायाजी झूला बताया था, तो कृपया इसे मॉडिफाई कर ले। इसका आंसर बोर्ड ने बराहट ईसरदास माना है। बिलाड़ा चुनाव क्षेत्र स्थित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी श्री गंगानगर माना है कि बिलाड़ा चुनाव क्षेत्र है वो गंगानगर में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, लाठी क्षेत्र संबंधित है किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जलभृत माना गया है। किससे? जलभृत। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठसु किन बातरो काव्य है? यानी कहने का मतलब है जो चंदन वाला रास है वो कौन सा काव्य माना गया है? तो इसका आंसर बोर्ड ने खंड काव्य माना है। क्या माना है? खंड काव्य। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे जहां हम कंफ्यूज में थे कि इसका आंसर क्या माना है। तो चंदनमाला रास वाले प्रश्न में जो बोर्ड ने इसका उत्तर खंड काव्य के रूप में इसे वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर बहुत आसान था, सबका आंसर सही ही होगा। ये अहिछत्रपुर इसका आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बोर्ड ने इसका आंसर माना है। तो जिसने भी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इसका आंसर लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजय शाही एक प्रकार की क्या है? तो विजय शाही एक प्रकार की पगड़ी है। तो जिसने भी ऑप्शन सी यानी पगड़ी उत्तर लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? तो इसका आंसर जिसने भी जोधपुर बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी बोर्ड ने इसका आंसर जोधपुर माना है, जो बिल्कुल सही भी है। राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म खटे हुए हो। तो गौरीबाई को जन्म खटे हुए हो, तो गौरीबाई जी को जन्म हुए हो डूंगरपुर में खटे हुए हो, यानी राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा का माने जो जिलो है डूंगरपुर बटे गौरीबाई जी को जन्म हुए है। और एक नई बात, अब डूंगरपुर करना ही कौन सो है? बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा ने बना दिया अब संभाग। राजस्थान के माने 3 नया संभाग बन गया, एक सीकर, एक पाली और एक बांसवाड़ा। और राजस्थान को कवियत्री है गौरीबाई जी, वहाँ को जन्म कटे हुए हो, वहाँ को जन्म हुए है डूंगरपुर के माए। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 18वीं शताब्दी में एकलिंग मंदिर का निर्माण, ये देखो 8वीं और 18वीं शताब्दी कंफ्यूजन का डिलीट होना चाहिए वैसे तो, लेकिन इसका आंसर वैसे भी बोर्ड ने बप्पा रावल माना है। अब 18वीं शताब्दी में बप्पा रावल कहाँ से आया ये तो बोर्ड ही बताएगा, है ना। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में मतलब कौन से वन है वो सर्वाधिक है, ये प्रश्न था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी रक्षित वन है वो सर्वाधिक बोर्ड ने माना है, जो बिल्कुल सही भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों का तो बिल्कुल आपको पता ही है कि पुंगी लोकवाद्य है, वो सपेरों का लोकवाद्य है। अगला प्रश्न, बालदा सिरोही, तो बालदा सिरोही में कौन से भंडार है? तो टंगस्टन के। तो इसका आंसर ऑप्शन सी टंगस्टन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पे
मारवाड़ की सेनाओं को किसने हराया था? बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? तो हाड़ौती है, वो झालावाड़ की मुख्य बोली है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया था? तो हमें पता है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने जो सिरोही का प्रशासन है वो बम्बई को सौंप दिया था। जो उस समय जो गुजरात और वर्तमान महाराष्ट्र है, ये दोनों मिलकर एक ही राज्य थे, उसका नाम है बम्बई, और उनको ये सौंप दिया था। राजस्थान में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार का अंतर कितना है? तो ये ऑब्वियसली कितना है? 826, 869 अंतर हो जाता है 43, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रीड कोर की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 2004 में, यानी अक्टूबर के महीने में 2004 के साल में रीड कोर की स्थापना हो गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा, तो कणा पढ़नी चाहिए ज़्यादातर लोग बाग, तो देखो आखा तीज न पढ़नी चाहिए, ठीक है, आखा तीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेवाण कला का संबंध किससे है? तो बेवाण कला का संबंध ऑब्वियसली काष्ठ कला से, तो इसका आंसर ऑप्शन डी काष्ठ कला हो जाएगा। और अकावाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अकावाली निक्षेप वो तांबे के लिए। किसके लिए? अकावाली निक्षेप तांबे के लिए माने गए हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे? तो बादोली क्या कहते थे, बाडोली उदयपुर में है, तो वहाँ पे महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। 1950 से 1953 के कालीबंगा में जो उत्खनन कार्य हुआ था उसमें प्रमुख योगदान किसका हुआ था? तो कालीबंगा का उत्खनन में जो प्रमुख योगदान 50 से 53 के मध्य वो था अमलानंद घोष साहब का। किसका था? अमलानंद घोष साहब का। विरुद्ध चैत्री के लेखक कौन है? तो दुर्सा आडा। विरुद्ध चैत्री किसकी रचना है? तो दुर्सा आडा जी की विरुद्ध चैत्री रचना है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीर और कोठारी नदियों के तटों में फैली हुई है? तो अगर यूँ बात करें तो आहड़ सभ्यता है, जो बनास, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों के अंदर फैली हुई है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले पर किस सूरवीरों की मूर्तियां लगी है? तो बिल्कुल जयमल और फत्ता साहब की लगी है। किसकी लगी है? जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं, वो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसके दरवाजे पे लगी हुई है। कभी आप जाओगे बीकानेर के जूनागढ़ में तो वहाँ पे आपको इनकी मूर्तियाँ किले के मुख्य द्वार पे ही मिल जाएगी। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन, तो देखो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला यानी हाड़ौती वाला क्षेत्र है, उधर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हो गए? कोटा, बूंदी, बारां। अगला प्रश्न, बाप बोल्डर बेड तो कहाँ पे? तो जोधपुर जिले में है। बाप बोल्डर बेड जोधपुर जिले में अवस्थित है। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? तो मिंजर है, लीलटास है, माइड्रो हिलो भी है, तो सोन मृगला नहीं है ना? तो इसका आंसर जिसने भी सोन मृगला लगाया है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। डामोर जनजाति राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो यूँ कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान में, या डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में डामोर जनजाति पाई जाती है मुख्यतः। मालवी की उपबोली कौन सी है? मालवी की उपबोली कौन सी है? तो रागड़ी है ना, रागड़ी, हाँ वही मालवी की उपबोली है, वही हाँ, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1885 में किया था? तो देखो भगवंत दास है ना, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से कर दिया था, और कब किया था? 1585 में। कब? 1585 में कर दिया था। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेफी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो देखो उष्णकटिबंधीय स्टेपी और अर्धशुष्क जलवायु, तो राजस्थान का जो मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, उसके जो पूर्वी भाग में कह सकते हैं, मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वहाँ, तो पूर्वी भाग में कौन सा होगा? झुंझुनू जिला, तो इसका आंसर ऑप्शन ए झुंझुनू जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र की मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ तो भैया चंबल की घाटी में पाए जाते हैं, तो चंबल बेसिन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जाम्बोजी महाराज ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो जाम्बोजी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी महाराज जाम्बोजी महाराज के गुरु थे। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो दजिया कहते हैं। तो राजस्थान की जो आदिवासी है वो दजिया प्रकार की जो एक स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन है जिनको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है? तो अनूप कुमार को मिला है, वीरेंद्र पूनिया जी को मिला है, और सागरमल दाहिल साहब को मिला है, लेकिन महेंद्र सिंह जी को नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
पब्लिक स्कूल की विशेषता कौन सी नहीं है? विशेषताएं है, सॉरी। तो आवासीय विद्यालय पब्लिक स्कूल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सुविधायुक्त भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर इनका ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। तो ये सभी विशेषताएं पब्लिक स्कूल की होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। RTE राइट टू एजुकेशन है, उसकी जो सेक्शन 14 है वो क्या सुनिश्चित करती है? वो ये बताती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई बालक है और उसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब वो एडमिशन लेने गया तो उसको इस आधार पे एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब टीचर अपने विवेक से उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? बाल मित्र योजना का उद्देश्य देखो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। किससे? जो छोटे बच्चों के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, इस प्रकार की जो कुप्रवृत्ति समाज में चल रही है उसको दूर करने के लिए बाल मित्र योजना को लाया गया है। RTE अधिनियम 2009, अगले प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो एक साल के अंदर 200 कार्य दिवस होने चाहिए और कार्य घंटे कम से कम 800 कार्य घंटे होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 200 कार्य दिवस और 800 कार्य घंटे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य देखो, संकल्प वाक्य, अगर आप इंदिरा रसोई योजना की वेबसाइट खोलते हो तो उस सबसे ऊपर जो चलती है ना एक पट्टी, वो ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या लिखा होगा? कोई भी भूखा ना सोए। वैसे अगर इंदिरा रसोई योजना की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एकदम ध्यान से देखने की जरूरत नहीं, यही दिखेगा आपको, कोई भी भूखा ना सोए। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? तो हमने बताया तो बहुत ही आसान शुभंकर पूछा है, जोधपुर जिले का शुभंकर कुर्जा हो जाएगा। पढ़ना लिखना अभियान के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पढ़ना लिखना अभियान के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 15 साल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी जिसने भी लगाया है, यानी 15 साल इस प्रश्न का उत्तर लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। ददरेवा किसका जन्म स्थान है? तो गोगाजी महाराज है अपने, उनका जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू में है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो देखो 2022 के बजट में, 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी कि पहले जो अनुदान दिया जाता था वो 2 रुपये था और बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया था? 5 रुपये कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट का प्रारंभ, ये देखो बहुत पुराना प्रश्न है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मतलब अधिकतर का कोई विरले ही होंगे। अगर आपका सही हो रहा है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो ये कह सकते हैं और आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी इसका उत्तर आपने सही लगाया तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था तो 1961 में, 1961 में सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो 243A, यानी 243 से देखो क्या कहते हैं उसे, आर्टिकल 73वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से 243 से 243O तक के प्रावधान किए गए सेक्शंस के, तो उसमें जो 243A है यानी दूसरा ही अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? वो ग्राम सभा से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 243A। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो देखो हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, ये सारे ही जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र व्यक्ति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व बोर्ड ने इसको ऑप्शन बी यानी राज्य सरकार का माना है। तो जो मतलब पुस्तकें उपलब्ध करवाने का दायित्व है ना वो राज्य सरकार का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखो आप स्कूल्स में जाते हो तो उसमें जो बुक्स आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप पीछे देखते हो कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की फ़ोटो होती है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री की। तो इससे स्पष्ट होता है, इस बात से आप अनुमान लगा सकते थे कि राज्य सरकार ही कहीं ना कहीं इसको उपलब्ध करवाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने में ही लोक सेवा आयोग था? यानी भारत जब आज़ाद हुआ या मतलब RPSC की स्थापना हुई उस समय कितने राज्यों में अलग से लोक सेवा आयोग बने हुए थे? तो 3 ही थे। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जहां पे लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए यानी 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक अध्ययन करना था हमें और इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप
फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई थी। नहीं, ये 2 अक्टूबर को नहीं था, शायद 5 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला कथन तो गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। यानी राजस्थान के जो होनहार विद्यार्थी हैं उनको विदेशों के जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस है, टॉप के विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनके अंदर पढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर, और पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे है? तो अब्दुल्ला पीर जी का मकबरा है वो बांसवाड़ा में। कहाँ पे? अब्दुल्ला पीर जी का मकबरा बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को कितने % ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा 10 लाख रुपए का? तो इसमें क्या बात हो रही है? बात हो रही है पुरुष हस्तशिल्पियों को। अगर महिला हस्तशिल्पी होते तो 4% पे मिलता, लेकिन पुरुष हस्तशिल्पी है तो 5% पे मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 5% इसमें लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा देखो समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में जो शिक्षा है, संविधान में 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केसी मालू साहब है वो मतलब वीणा कैसेट के हेड है शायद केसी मालू। हाँ बिल्कुल, तो संगीत से संबंधित है। केसी मालू साहब संगीत क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंदेरिया, चंदेरिया कहाँ पे है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। और ये किस खनिज से संबंधित है? तो जस्ता से है। जब आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट से खड़े होकर देखते हो चंदेरिया संयंत्र आपको स्पष्ट दिखता है, बहुत ही शानदार लगता है। तो ये जस्ता से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2022 को। कब? 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। जोधपुर में IT फेयर का आयोजन कब आयोजित किया गया था? मतलब जो नौकरी का मेला लगा था ना जोधपुर में, कब लगा था? तो वो नवंबर में लगा था। नवंबर में तारीख क्या थी? क्योंकि 11 से 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में IT फेयर आयोजन किया गया था या आयोजित किया गया था। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो गिरी सुमेल का युद्ध है ना वो 1544 में लड़ा गया। अगर महीना देखो, महीना यहाँ पे मायना नहीं रखता क्योंकि सारे में अलग अलग डेट साल लिखी हुई है, तो ईयर के आधार पर इसका आंसर आप लगा सकते थे। लेकिन जनवरी 1544 में ये लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो पहले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल कितने थे? देखो आज राष्ट्रीय दल बहुत कम है, कितने 8 राष्ट्रीय दल ना अभी, लेकिन उस समय 14 राष्ट्रीय दलों ने पहले लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। कितने? 14 राष्ट्रीय दलों ने। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद आएगा राजमन्नार आयोग, उसके बाद आएगा आनंदपुर शाही प्रस्ताव, उसके बाद सरकारी आयोग और बाद में आएगा पुंछी आयोग। तो ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आना है। चलो बोर्ड क्या मानता है? बाकी कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं तो वो डिलीट भी हो सकते हैं या फिर उनके आंसर भी चेंज हो सकते हैं। अगर 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं आपसे, अगर आपको लगता है कोई प्रश्न डाउटफुल है तो आप इसके संबंध में बोर्ड में जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो देखो पृथ्वी की परिक्रमण गति बिल्कुल है। महासागरीय धाराएं उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है, बिल्कुल होती है। महासागर की लवणता में भिन्नता ये भी होती है, और वाष्पीकरण और वर्षा ये भी होती है। लेकिन चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है ना वो महासागरीय धाराओं के लिए कारक नहीं है। तो वो तो कारक है जो ज्वार भाटा सुनते हैं ना उसके कारक जरूर है, लेकिन महासागरीय धाराओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित महाजनपदों में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग। चंपा की राजधानी अंग थी, मतलब अंग की राजधानी चंपा थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? कितनी बार बताया मैंने आपको, 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी। ये भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी साहब ने। तो दादाभाई नौरोजी साहब ने 1886 में भी करी थी, 1896 में भी करी थी, 1892 में करी थी, बाद में 1906 में उन्होंने अध्यक्षता करी है। 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य किस प्रकार के नगर पालिका गठन का प्रावधान नहीं है? तो देखो, नगर पंचायत होती है, नगर परिषद भी होती है, नगर निगम भी होती है, लेकिन टाउन एरिया समिति है ना, उसका गठन इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रपति साहब होते हैं, भारत के महान्यायवादी भी होते हैं, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल भी जो संघीय कार्यपालिका है या कहें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो सीएजी होते हैं ना वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते। तो जिसने भी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो अमरकोट नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बापू का नाम हुमायूं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हमें सम्मिलित करना है तो ऋग्वेद, देखो इसमें बहुत ही एक प्रश्न आरपीएससी ऐसा दे देती है, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। आरपीएससी नहीं, आरएमएसएसबी, क्योंकि यहाँ पे आरएमएसएसबी ने इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था। तो ऋग्वेद ऐतरेय से संबंधित है, सामवेद पंचविश, यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गोपथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 4 लगा उसका आंसर राइट हो जाएगा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखो, प्रस्तावनाओं को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। अंततः ये भी माना कि संविधान प्रस्तावना का भाग होती है, लेकिन शुरुआत में जब ये बेरुबारी का केस शुरुआत में हो गया था तो बेरुबारी वाले वाद में ये कहा गया था कि संविधान, वो जो प्रस्तावना है ना, प्रेम्बल, वो संविधान का भाग नहीं है ना। तो बाद में हालांकि केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल और एएसआर बॉम्बे मामले भी कहीं ना कहीं प्रस्तावना से संबंधित है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ओनली बेरुबारी वाले मामले में ऐसा कहा गया है कि संविधान, जो प्रस्तावना है ना, संविधान का भाग नहीं है। आगे जाके इस निर्णय को पलट दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में नहीं सुमेलित नहीं है? तो देखो, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, बिल्कुल सही है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ली गई है, और आपातकालीन प्रावधान वो जर्मनी से लिए गए हैं, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कनाडा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो जो क्यूरोसिवो धारा है, क्यूरोसिवो धारा, उसकी तुलना गल्फ स्ट्रीम से की जा सकती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है और क्यूरोसिवो भी गर्मी है। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई है? तो सबसे कम महिलाएं हैं वो 6ठी लोकसभा में निर्वाचित हुई है, यानी पहली सबसे कम महिलाएं, मतलब 6ठी लोकसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम होगी और पहली में ज़्यादा थी, है ना, बड़ी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की? तो इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था की स्थापना करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब? 1876 में। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पे? तो जो इलाहाबाद तो नहीं कहेंगे, अब तो प्रयागराज कहेंगे, क्योंकि योगी बाबा ने इलाहाबाद की जगह उसका नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। तो अभी जो अशोक का रानी का स्तंभ लेख है वो प्रयागराज में, अभी इलाहाबाद नाम की जगह अस्तित्व में नहीं है। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त जो अभिलेख है वो लिपि क्या है उसकी लिपि है खरोष्टी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में तो नहीं था लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो देखो, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और अन्य जीवों की रक्षा, ये जो प्रावधान है वो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था, बाकी चीज़ें मूल संविधान में भी थी। तो हमें पूछा कौन सा नहीं था, तो हमने बता दिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कथन है कि पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल होता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है पंचायत विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने आवश्यक होते हैं, बिल्कुल। यानी जैसे पंचायत विघटित हो गई, उस विघटन होने के बाद में 6 महीने के भीतर जो चुनाव है वो संपन्न कराने आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 महीने से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए 4.5 साल हो गई पंचायत को चलते हुए, अभी चुनाव दोबारा कराने की जरूरत नहीं, अब नहीं है। अब तो फ्रेश चुनाव जब होंगे ना तब 7 ही हो जाएंगे। और एक जो ऑप्शन सी में दे रखा है कि विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, नहीं। ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए पंचायत के चुनाव हुए, अभी 1 साल बाद में वो सरपंच साहब को कुछ दिक्कत हो गई, वो पंचायत हट गई, अब नए चुनाव होंगे, बिल्कुल होंगे। अब जो सरपंच बनेंगे वो कितने समय तक, नया सरपंच कितने समय तक कार्यकाल में रहेगा? वो 4 साल ही रहेगा, 5 साल नहीं रहेगा। अब
मान लो 2 साल बाद होती तो कार्यकाल कितना रहता, फिर 3 साल रहता। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन सी बताया, क्योंकि उसमें कह रखा है कि 5 साल के लिए होता है, जबकि 5 के लिए होता नहीं है। जितनी अवधि बच गई है 5 में से उतने समय के लिए होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो देखो, धन विधेयक के संबंध में ना राष्ट्रपति साहब अनुमति दे सकते हैं, अनुमति को रोक सकते हैं, लेकिन ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना ही संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति साहब के पास कौन से विकल्प नहीं होते? तो पुनर्विचार के लिए लौटाना और संशोधन की सिफारिश करना, ये विकल्प राष्ट्रपति साहब के पास धन विधेयक के संबंध में नहीं होते। वो इज मतलब एओ ह्यूम कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना करी थी, उसमें प्रमुख योगदान एओ ह्यूम का था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाई प्रोफेशन क्या था, क्या काम करते थे वो? व्यापारी थे, नेता थे, गवर्नर जनरल थे या सिविल सेवक थे? तो भैया वो सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? सिविल सर्वेंट। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। छावनी बोर्ड पे देखो कंट्रोल किसका होता है? कंटोनेंट बोर्ड कहते हैं ना जिसे हम, तो उस पर प्रशासन किसका रहता है? तो ये रहता है भैया केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार में जो होम मिनिस्ट्री होती है ना, यानी हमारे मोटा भाई कौन, अमित शाह साहब, ये वर्तमान में छावनी बोर्ड के हेड है, ये मान सकते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन होता है? तो केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री बिल्कुल होता है, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और क्षेत्र समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब है ना, वो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री लगाया, उसका आंसर राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पे? तो कुछ प्रश्न तो इतने ज़्यादा सरल पूछे हैं कि वो सबको पता है, और कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जो किसी को नहीं पता। तो अब बीच वाले प्रश्न पूछे नहीं, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान इसमें बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं पढ़ के गया है ना, उसको भी इन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता है। पंचायती राज संस्था के अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो हम बात करें एससी के लिए, एससी के लिए आरक्षण कहाँ नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एससी के लिए आरक्षण व्यवस्था मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो देखो 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें से कौन सा था? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध जो है, ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। कानून के समक्ष समता विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी उनको भी प्राप्त है, उनको भी प्राप्त है। और धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता भी विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। लेकिन धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध, ये सिर्फ भारतीयों को ही ये मूल अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो देखो मैंने बताया था ना, कितने इतने कठिन प्रश्न पूछ लिए ना बोर्ड ने, हद हो गई है। पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये लड़ाई लड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो देखो निम्न जीवन स्तर ये प्रभाव नहीं होगा। वैश्वीकरण से क्या होगा? उत्पादों की कीमतें सस्ती होगी, बिल्कुल होगी। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि एक ही सामान को बनाने वाले 10 फैक्ट्रीज होगी, तो उसमें कंपटीशन रहेगा ना, तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे ना बनते, बिल्कुल करेंगे। और नए कामों का सृजन, अगर नई नई कंपनियां लगेगी, नई नई फर्म लगेंगे, तो रोजगार तो बिल्कुल बनेंगे, तो सही है। लेकिन जीवन स्तर इससे ऊंचा होगा या नीचा होगा? अब इसको कैसे समझे? मान लीजिए हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? 1991 में। अब ये बताओ, जो लोगों की लाइफस्टाइल थी वो 1991 में अच्छी थी या 2023 में अच्छी है? बिल्कुल 2023 में अच्छी है। तो इसका कारण वैश्वीकरण को मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। वैसे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रश्न है, क्योंकि देखो अलवर में कितने, लगभग 8600 के आसपास, 8000 से थोड़े ऊपर, बाकी सबके 8000 के आसपास है। और ना ही अलवर में सर्वाधिक है, ना ही इनमें न्यूनतम है। तो जिसने भी इन स्वयं सहायता समूह की पूरी लिस्ट को पढ़ा है उसको ही पता हो सकता है। ये तो मतलब मान के चलो कि आधा % लोगों के भी सही हो जाए ना, तो मैं उनके चरण छू के पी सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा सही नहीं है? जिला आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। ये गलत हो जाता है, क्योंकि जिला आयोग में जो राशि है उसको परिवर्तित कर दिया गया था, बहुत कम होती है, और इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? तो कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना, यानी जो कृषि विपणन बोर्ड है ना, उसका कार्य कीमत निर्धारण करना कतई नहीं है। तो जिसने भी ऑप्शन डी इसका लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साख के शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? तो देखो साख का मतलब उधार लेना। तो देखो साख की शर्तों में ब्याज शामिल होता है, बिल्कुल होता है।
अब आप बैंक गए, आपको पैसा उधार चाहिए, तो आपको ब्याज दर तो निर्धारित करनी पड़ेगी और आपको उसके बाद उसके कुछ कोलेटरल देनी पड़ेगी। कोलेटरल का तात्पर्य क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। कोलेटरल का तात्पर्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने लोन लेना है, लोन लेना है तो किसके अगेंस्ट लोगे? किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लेना पड़ेगा। जैसे घर, तो आपने घर को बैंक के पास गिरवी रखा और उसके बदले बैंक आपको पैसा देगा, तो वो घर क्या हो गया? वो कोलेटरल हो गया। तो कोलेटरल की बात भी करी जाएगी, उधार लेने में बिल्कुल करी जाएगी। मोड ऑफ रिपेमेंट, तो आप पैसा वापस कैसे करोगे या किस तरीके से करोगे, ये भी उसमें निर्धारित होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एजुकेशन की जो उधार करता है, जो उधार लेने वाला है, उसकी एजुकेशन ये मायने नहीं रखती। अगर कोई बंदा अंगूठा छाप भी है ना, वो भी लोन ले सकता, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उधार लेने की व्यक्ति की जो शिक्षा है, यानी जो उधार लेने वाला व्यक्ति है, उसकी एजुकेशन उसके लोन लेने की कैपेसिटी को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो आप अंगूठा छाप भी हो तो भी आप बैंक से लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपने दादा भाई नौरोजी। ये है जो पुअर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के राइटर है, लेखक है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की जाती है? तो कैलिफोर्निया जो है, मैंने आपको बताया भी था, वहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार की जो कृषि एग्रीकल्चर की जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अब विश्व व्यापार संगठन में आपने 5 घंटे खराब करे, सब कुछ रट लिया, और आया क्या? स्थापना कब हुई? 1 जनवरी भी नहीं पूछा बंदे ने। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका क्या है? तो व्यय विधि से गणना की जाती है। इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण का स्रोत नहीं है? अनौपचारिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देखो, नहीं, अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण का स्रोत है, तो देखो अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण का स्रोत क्या होगा? साहूकार, व्यापारी, सहकारी संस्थाएं, साहूकार और व्यापारी दोनों। तो देखो, साहूकार भी अनौपचारिक है, व्यापारी भी अनौपचारिक है, सहकारी संस्थाएं जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है वो अनौपचारिक नहीं, वो औपचारिक, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से लोन दिया जाता है। साहूकार व्यापारी से लोन आप जाओ, उनसे मांगो कि भैया पैसा चाहिए, वो आपकी कैपेसिटी देख के आपको दे देगा कि बंदा देगा कि नहीं देगा, वापस लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, लेकिन ब्याज मोटा लेगा वो। तो कभी भी साहूकार और व्यापारी के चक्कर में, यानी 2 रुपये सैकड़े के चक्कर में ब्याज लेना नहीं चाहिए। उससे अच्छा अपना खर्चा ही कम कर लो, नहीं तो भैया मकान जायदाद सब बिक जाती है। तो इससे दूर रहो, हो सके तो खर्चा कम करो, नहीं बैंक से या फिर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से लोन ले। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पे है? तो सबको पता है, बीकानेर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना हुई थी? तो बिल्कुल जोधपुर में हुई थी। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तो इसका आंसर ट्रेड विंड्स हो जाएगा। व्यापारी पवन है वो स्थायी पवन हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2020-21 यानी चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य उत्पाद करने वाला भारत का राज्य, यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पादन, GSDP प्रति व्यक्ति, वो किसकी है? तो वो गोवा की है ना। मतलब जो गोवा में रहता है ना उसकी प्रति व्यक्ति GDP वाला राज्य सर्वाधिक है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? नाम इंग्लैंड भले ही हो, लेकिन ये औद्योगिक प्रदेश इंग्लैंड में नहीं है, ये USA में। तो जिसने भी USA मार्क किया उसका आंसर राइट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो जिसने भी 27.5 इसका आंसर बताया उसका आंसर राइट हो जाएगा। देखो, चंद्रमा है वैसे 27.5 में नहीं, 27.3 पॉइंट समथिंग समथिंग करके पूरा करता है, लेकिन निकटतम किसके? 27 के, 27.5 के। तो 27.2.5 से जो भी ऊपर होगा वो 27.5 के निकट होगा, तो इसका आंसर जिसने भी 27.5 लगाया उसका राइट हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र तथा फसलों को सम्मिलित किया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय बागानी क्षेत्रों में इसमें देखो एक के साथ 4 होगा, यानी केरला, मध्य अमेरिका में, गन्ना क्यूबा में, क्योंकि चीनी का कटोरा क्या होता है? क्यूबा। उसके बाद में चाय श्रीलंका, बिल्कुल सही है, और रबड़ का क्या हो जाएगा? मलेशिया। मलेशिया रबड़। तो कह सकते हैं केला वो मध्य अमेरिका में, गन्ना हो गया क्यूबा,
चाय का श्रीलंका और रबड़ का मलेशिया। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि, अब हमें फिर से सम्मिलित करना है। तो कौन से नदी बेसिन में किस प्रकार की खेती की जाती है, प्रश्न था हमारा। तो गहन निर्वाह कृषि के साथ गंगा, जो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, यानी एरिया थोड़ा होता है, खेती बहुत बार की जाती है, खाद वगैरह देखिए, मतलब थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन करना किया जाता है। तो अपने जो गंगा नदी का बेसिन है वो इस कैटेगरी में आता है बिल्कुल। भूमध्य सागरीय प्रकार की खेती है वो सांता आना नदी बेसिन में की जाती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि है वो मरे डार्लिंग यानी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है। और स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, कांगो बेसिन में स्थानांतरित कृषि, यानी वनों को जला दो, खेती कर लो, 2-4 साल वहाँ खेती करो, फिर दूसरी जगह वन को जला के फिर से खेती करो। तो ये खेती कांगो नदी बेसिन जो अफ्रीका में है, क्योंकि वहाँ पे जंगल बहुत घने हैं और वहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्यवर्धन में वृद्धि, यानी जो सेवा में वृद्धि हुई है ना सर्विसेज में 2021-22 में, वो कितनी हुई है, तो 8.2% इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी 8.2% वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में 2021-22 में। भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं हम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया है तो इसमें ऊपर नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप परिस्थिति को समझ सकते हो। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, यानी क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी 2013 में लाया गया था। खमसीन पवन को डॉक्टर विंड के रूप में किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है, तो गिनी का जो तटीय क्षेत्र है उधर जो खमसीन पवन है उस खमसीन पवन को ही डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में पहली कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था, तो मानव विकास में सर्वाधिक अच्छा कार्य कर रहा है वो केरल कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन वहाँ की टॉप है, तो वहाँ पे मानव विकास में बेहतरीन होना स्वाभाविक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जिसने भी केरल लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो जो मिशिगन झील है ना वो शिकागो शहर से संबंधित है। शिकागो शहर जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो भाषण दिया था जिससे पूरी दुनिया चकित रह गई थी, वही शिकागो शहर है। वो कौन सी झील के किनारे है, तो वो मिशिगन झील के किनारे है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना होता है, हम समुद्र की सतह की बात कर रहे हैं, तो ये होता है 1013.25 MB। अब देखो यहाँ पे 1013.25 तो दो प्रश्न में, लेकिन एक में लिखा है MG, एक में लिखा है MB। तो MB का क्या मतलब होता है, मिली बार, तो मिली बार होगा वो 1023.25 MB होगा। जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या सत्य है, तो देखो इसमें दो कथन सत्य है, तो सी भी सत्य है और वो एक दूसरा वाला कथन भी सत्य है, क्योंकि लेकिन उसमें सी ज़्यादा सत्य है क्योंकि दोनों उसमें शामिल किए गए हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय, दोनों ये दोनों ही सत्य हो जाएगी। जिसने भी ऑप्शन सी इसका मार्क किया है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है, तो साख की शर्तों में ये पहले कर चुके हैं हम, साख की शर्तों वाला पॉइंट पार्ट। हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो समुद्र पर व्यापार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि जो व्यापार है उसको अधिकतम किया जाए। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता अधिकारों की बात करें, सुरक्षा का अधिकार मिलता है, चयन का अधिकार मिलता है, सूचना देने का अधिकार मिलता है, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं। बोलने का अधिकार तो वात्र व्यक्ति आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है, ना कि उपभोक्ता अधिकार। तो कह सकते हो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना था, तो जो औद्योगिक क्षेत्र का अंश 2020-21 में बात करते तो 25.9% था। कितना था, 25.9। ऑप्शन बी इसका बोर्ड ने राइट माना है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है, तो सरकार रुकावटें हटाती है, यानी लाइसेंसिंग व्यवस्था को कमजोर करती है, उसे हम कहते हैं उदारीकरण, है ना, लिबरलाइजेशन कहते हैं। जैसे एलपीजी की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें उदारीकरण है वो प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो प्रेरी, स्टेपी और पंपाज है, लेकिन कंपाज नहीं है। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया उसका आंसर बोर्ड ने सही माना है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, तो क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं तो भाषा का शिक्षण है ना, वो
क्रियात्मक पक्ष का भाग है। किसमें? क्रियात्मक पक्ष का भाग कौन सा है? भाषा का शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो परिकल्पनाओं का निर्माण करना समस्या समाधान विधि में सोपान के रूप में पाया जाता है। शैक्षणिक कार्यों की एकरसता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। क्या कह रहा है कि शैक्षणिक कार्यों में एक रस्ता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। यानी अगर आप शैक्षणिक कार्यों को इंटरेस्टिंग बनाओगे, उसमें जोक डालोगे, तो उससे क्या होगा? उसका मूल्य निर्माण बेहतर होगा ज़्यादा, क्योंकि एक रस्ता कम हो जाएगी उसमें, क्योंकि अलग अलग रस आ जाएंगे ना। तो इस कारण, तो इसका आंसर जिसने भी ऑप्शन डी मनोरंजनात्मक लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो विषयी उपागम वो परंपरागत उपागम माना गया है। कौन सा? विषय उपागम। राष्ट्रीय स्तर पर जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार कर रही है ना, कौन कर रही है? तो एनसीईआरटी कर रही है। कौन कर रही है? एनसीईआरटी स्पर्श मानचित्र का निर्माण कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना था हमें, तो इसमें हमें देखना था कि राष्ट्रीय एकता, तो इसके में ए के साथ 3 दे रखा है यानी भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। औद्योगिक क्रांति, इसमें बी के साथ 4 दे रखा है यानी इतिहास। औद्योगिक विकास, इसमें 2 दे रखा है यानी भूगोल और अर्थशास्त्र। और संविधान यानी नागरिक शास्त्र। तो अगर किस कॉन्सेप्ट, अगर छोटा सा भी मतलब आपको इन सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है ना, तो आसानी से आप इसे रिलेट कर सकते थे। इसमें कोई पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, आपके विवेक से ये प्रश्न का उत्तर वहीं पे सोल्व हो जाता। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए स्पेस मतलब खाली जगह उपागम को अपनाना चाहिए। स्पेस उपागम की जगह मतलब किसकी जगह क्या अपनाना चाहिए, मतलब चाहिए वाली बात हो जाती है। तो हमें एकीकृत उपागम की जगह विषय उपागम, मतलब एकीकृत उपागम अपनाना चाहिए विषय उपागम की जगह। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी एकीकृत और विषयी हो जाएगा। यानी जहाँ पे भी जो शब्द छोड़े गए हैं वो क्या होंगे? एकीकृत और विषयी। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? तो जो 3 नंबर है सबसे पहले होगा परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर चयन और उद्देश्य निर्धारण करना, फिर योजना बनाना, उसके बाद में योजना का क्रियान्वयन करना, उसके बाद में योजना का मूल्यांकन करना, और फिर योजना का लेखा जोखा रखना। यानी लेखा जोखा सबसे लास्ट में और सबसे पहले कौन सा है? परिस्थिति को उत्पन्न करना। यानी परिस्थिति उत्पन्न करना सबसे पहले और लेखा जोखा लास्ट में। ये किस में है? तो ये ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मेरिसन नहीं है, मॉरिसन है के द्वारा बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में 5 सोपानों को सही क्रम में रखना था। तो मॉरिसन साहब ने शिक्षा व्यवस्था के जो 5 स्तर बताए हैं उनको मतलब क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले अन्वेषण होगा, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में परिपाक, परिपाक के बाद में व्यवस्था, व्यवस्था के बाद में वर्णन। तो जिसने भी 3, 1, 5, 4 और 2 लगाया उसका राइट हो जाएगा 3, 1, 5, 4, 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीसी महोदय फिर से स्लो हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो जो प्रचार अधिकारी है, सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का जो अभिलेख यानी लेखा जोखा रखने वाला कौन कहलाता है? प्रचार अधिकारी कहलाता है। इसका आंसर बोर्ड ने ऑप्शन सी माना है। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना किस में आते हैं? तो ये नियमित अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। किसमें? नियमित अनुबंधन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बिल्कुल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो नृतक होगा वो अंतिम परिस्थिति होगी। यानी शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की जो अंतिम व्यवस्था, मतलब क्या बनेगा वो आगे जाके, कह सकते हैं वो डांसर बनेगा, नृतक बनेगा। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो अधिगम अक्षम की बात कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति रहती, अतिक्रिया प्रवृत्ति रहती है, सांवेगिक अस्थिरता रहती है और अवधान में भी कमी रहती है। तो ये जो अधिगम अक्षम बालक की विशेषताएं हैं, तो ये सारी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पावलोव साहब द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है? तो सी एस इंगित करता है घंटी को। घंटी की ध्वनि होती है ना, उसे पावलोव साहब ने सी एस से इंगित किया है, यानी आप घंटी के लिए सी एस भी मान सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होगी? तो बिल्कुल जो दैहिक आवश्यकता है वो सबसे पहली आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है, यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। अब सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगमांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। कहने का मतलब क्या है? जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है, ठीक है, अब कौशल के अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। अब सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का कौशल हस्तांतरण क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक अधिगमांतरण कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो संवेग है वो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। बाकी आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन है वो अभिप्रेरणा चक्र से सीधे संबंधित है। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो विलंबित किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो विलंबित इसका आंसर माना है बोर्ड ने, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परिस्थितियां कैसे भी हो, टास्क को पूरा करना है, कंप्यूटर स्लो हो जाए लेकिन पेपर को पूरा करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? तो एमएस वर्ड में बिल्कुल 2 प्रकार के रूलर होते हैं। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत क्या है? तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट क्या होता है? मतलब जो रेजिड्यूल रह जाए तो क्या रहता है? बैटरीज। अब बैटरी जब रासायनिक पदार्थ है, अब आपने बैटरीज उपयोग ली उतने दिन तो ठीक है, अब आप फेंकोगे तो बिल्कुल वो जो पर्यावरण उसके लिए हानिकारक है। और पेंट होता है, उसमें भी लेड होता है, शीशा वगैरह होता है ना, अपन पेंट करते हैं उसमें शीशा वगैरह होता है, तो वो भी पर्यावरण को नेगेटिव करता है। और सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैश मेमोरी और किसके यानी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का रूप में कार्य करती है? तो जिसने भी सीपीयू और मुख्य मेमोरी इसका आंसर बताया उसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए पेटाबाइट का मतलब क्या होता है? 1024 टीबी एक पीबी बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला और आज के पेपर का अंतिम प्रश्न है, क्या है? एक डेटाबेस में एसक्यूएल यानी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज वह कमांड है जो एक इंडेक्स को हटाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप इंडेक्स। क्या कहेंगे? ड्रॉप इंडेक्स का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी टीम मुलान एक बेहतरीन कोर्स लेके आ रही है, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 10th में हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या सेकेंड ग्रेड रीट किसी भी तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप अपने नॉलेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाना चाहते हो, इनहेंस करना चाहते हो, तो स्काई वन नाम से प्रोग्राम मुलान एकेडमी लॉन्च करने जा रही है। इस संबंध में जो पोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। 23 मार्च का इसका ट्रेलर आ जाएगा। बाकी इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो लगातार बने रहे। और आपके परिवार में जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको इस कोर्स में ज़रूर इनरोल कराएं। नॉमिनल सी फीस है और क्वालिटी आप हमें, चूँकि ये 100 डेज का कोर्स होने वाला है, तो अगर आप इनरोल करते हो, लगातार 100 दिन पढ़ते हो, तो हमें धन्यवाद ही करोगे, क्योंकि हमने आपको इसको पहले इन्फॉर्म किया था कि इस प्रकार का कोर्स लेके आ रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय ले ही सकते हो। पढ़ते रहो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।